वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिप्रा मिश्रा। आपके फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट में जो एम्स ऑफ एजुकेशन चल रहा था उसमें नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। उस पर अपना लेक्चर प्रस्तुत करूँगी। जैसे कि आप एम्स ऑफ एजुकेशन में ये समझ चुके हैं कि शिक्षा का लक्ष्य कितना आवश्यक होता है। लक्ष्य जो है वही सार्थकता देता है। लक्ष्य से ही हम दिशा निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से कुछ लक्ष्य हमारे व्यक्तिगत होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं। इवन दोनों की ही आवश्यकता होती है, बट हम अलग अलग इन दोनों के रोल भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य या व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, इसके लिए एक कोटेशन है कि व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ है शिक्षा द्वारा व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि और विशेषताओं के विकास को प्राथमिकता देना। या टीपी नन ने भी एक कोटेशन कहा है, इंडिविजुअलिटी इज अ आइडियल ऑफ लाइफ। एक है आपका जेस रॉस का कथन है कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ जो हमारे स्वीकार करने के योग्य है वह केवल महत्वपूर्ण व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास है। इन कोटेशन से एक बात समझ में आती है कि जो हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य हैं वो कहीं ना कहीं हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे, उनकी व्यक्तिगत रुचियों, उनके खुद की जो योग्यताएं हैं उन पर कहीं ना कहीं अधिक बल देता है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रुचि होती है, गुण होता है और सब अपना अपना अलग अलग किसी न किसी उसमें भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें एक यू कैन की भी एक डेफिनेशन है या कोटेशन है कि इंडिविजुअलिटी मीन rather the spiritual individuality which individual acquired through his inner strengthening by an inner wood present to him। यानी कि जो आपके अंदर आध्यात्मिक व्यक्तित्व होनी चाहिए वह अपने अंदर निहित आंतरिक शक्ति द्वारा प्राप्त करना है। यानी कि शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य है उसके दो मेन फॉर्मेट हैं और रूप हैं, फॉर्म्स हैं। पहला है सेल्फ एक्सप्रेशन और दूसरा है सेल्फ रियलाइजेशन। अब यहाँ अभिव्यक्ति से क्या मतलब है? आत्म प्रकाशन। सेल्फ एक्सप्रेशन मीन्स व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, उसे स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है। परंतु यदि व्यक्ति को पूर्ण रूप से आत्म अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए तो उसके पार्श्विक प्रकृति के दर्शन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मीन्स अगर हम उसे पूरी तरह से स्वतंत्र कर दें तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक हानि भी पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है आपका आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स अपनी अभिव्यक्ति के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन इसके लिए किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। मीन्स मतलब जो भी वो अपनी बात को कहना चाहता है, आत्म अभिव्यक्ति करना चाहता है, यह एक देखा जाए तो संकुचित धारणा है। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन कैसा है? इसमें वो खुद को पहचानने की कोशिश करता है और इसमें वो स्वतंत्रता पूर्वक समाज में भी अपनी असीमित संभावनाओं का विकास का प्रयास करता है। मीन्स जब हम आत्म अभिव्यक्ति की बात करेंगे तब हम सीमित होंगे, संकुचित अर्थ में होंगे, लेकिन जब हम आत्म अनुभूति की बात करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करेंगे तो हमारा जो वो मीनिंग होगा वो वाइडर होगा। यानी कि वहाँ हम व्यापक रूप से चीज़ों को समझेंगे। मीन्स हम समाज के साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे। अब इसमें कुछ पहले हम बात करते हैं इनके कौन कौन से इंडिविजुअल एम्स हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, मीन्स आपका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में आपका क्या क्या अंश होता है कि जैसे आप एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को फिट रखें और पूरी तरह से जो शरीर का स्वस्थ होना ही कहीं ना कहीं उसमें स्वस्थ मन का विकास होता है। तो क्योंकि शरीर ही सब कार्यों का एक तरह से साधन होता है तो हमें अपने शरीर को हर सूरत में स्वस्थ रखना चाहिए। दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास के लिए यहाँ से तात्पर्य है कि हम मानसिक दृष्टि से भी अपना व्यक्तित्व निखारें और ये जगत, आध्यात्म और ये संसार और ये निर्णय और उनमें तर्क करने की शक्ति, इनमें हमें एक तरह से बौद्धिक प्रशिक्षित होना चाहिए कि हम उनके अंदर
चीज़ों को सही तरह से समझ सकें, उनके भेद को समझ सकें, उनके अंतर को समझ सकें। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास। एक जर्मन शिक्षा शास्त्री हैं हर्बर्ट, उन्होंने उच्च नैतिक चरित्र के निर्माण को ही शिक्षा माना है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा का ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है या इम्पॉर्टेंट कार्य है कि प्रत्येक समाज एक अच्छा व्यक्तित्व तैयार करे और उस व्यक्तित्व में चरित्र की विकास की निर्माणता निश्चित रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी व्यक्ति अच्छा हो और वो समाज के लिए भी अच्छा हो और अपने खुद के लिए भी अच्छा हो, यानी कि उसका चारित्रिक शक्ति उसकी बहुत ही स्ट्रांग हो। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इस कल्चरल डेवलपमेंट। आपके कल्चरल डेवलपमेंट में क्या है, सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य। इसका मतलब हम भारतीय संस्कृति की परंपरा को बनाए रखें, उसके प्रति आस्था रखें और अपने व्यक्तित्व को उस संस्कृति के अनुकूल ढालने की कोशिश करें। फिर है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जो बच्चे हैं, जो भी उनका विकास है, बालक के में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका विकास भी बहुत आवश्यक है, ताकि उसकी तकनीकी समझ व रुचि जो है वो समय के साथ में विकसित होती चली जाए। फिर है डेवलपमेंट ऑफ द थिंकिंग पावर ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे की समझ की शक्ति का विकास होना, बालक के चिंतन शक्ति का विकास होना। इसके लिए जॉन डीवी ने एक स्टेटमेंट भी कहा है कि जो कुछ भी स्कूल बालक के लिए कर सकता है या उसे करना चाहिए वह है उसमें विचार करने की योग्यता उत्पन्न करना। मीन्स बालक की अंतर्निहित जो क्षमताएं हैं उनका विकास करना। फिर है डेवलपमेंट ऑफ सिविक सेंस इन द चाइल्ड, नागरिकता का विकास। मीन्स हर इंसान को एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, उसमें नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, अपने अधिकारों के लिए उसे जानकारी होनी चाहिए, तभी वो देश की प्रगति में सहायता करेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडजस्टिंग विद एनवायरनमेंट, यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसके साथ तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही आवश्यक है, यानी कि पर्यावरण के साथ उसका अच्छा सामंजस्य होना चाहिए। इस तरह से आपने ये तो एम्स देखे इसके। अब हम बात करेंगे कि व्यक्तिगत उद्देश्य के पक्ष में तर्क, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है इंडिविजुअल क्रिएटर ऑफ सोसाइटी, मीन्स वो एक उसका जो बनाने का है कि वो एक क्रिएटर है, यानी कि वो रचनाकारक है। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों की एक दिशा देता है, एक अपने अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारता है। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वो एक समाज का विकास करता है, वो जिस समाज में रहता है वहाँ का कल्याण करता है। क्रिएशन ऑफ द एक्सीलेंट एलिमेंट्स यानी उत्कृष्ट तत्वों की उत्पत्ति, यानी कि संसार में जो अच्छी बातें हैं वो तभी हुई हैं जब सभी लोगों ने उसके लिए प्रयास किए हैं। इसके लिए एक स्टेटमेंट है कि शिक्षा मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया का वह क्रम है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना ले। फिर है आपका डेमोक्रेटिक फिलॉसफी, यानी कि प्रजातंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास होना चाहिए। फिर है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरलिज्म, यानी कि जो प्रकृतिवाद का प्रभाव है, जैसे कि आप जानते हैं रूसो, पेस्ट्रोलॉजी, कमेनियस, इन्होंने सबने प्रकृति के अनुसार व्यक्ति के विकास पर बल दिया हुआ है। और फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, इससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करने से हमें कभी अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते हैं, अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं होना चाहिए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो ये दर्शाते हैं कि हमें जो इंडिविजुअल एम्स हैं उनके हम फेवर की चूँकि बात कर रहे हैं तो हमने सारे प्लस पॉइंट उनके बताए। और अगर हम और इसको सबसे ज़्यादा कहने वाला या इसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से लोग हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, प्लेटो हैं, रूसो हैं, कि जैसे कि प्लेटो हैं, उनका मानना है शिक्षा बालक के शरीर और आत्मा में पूर्णता को विकसित करती है जिसके वह योग्य है। जैसे नैन का कोटेशन था कि व्यक्तिगता जीवन का आदर्श है, शिक्षा की किसी भी योजना का महत्व उसकी उच्चतम व्यक्तिगत श्रेष्ठता का विकास करने की सफलता से आंका जाना चाहिए। मीन्स इन लोगों ने इस व्यक्तिगता को सपोर्ट किया है। और इसके अगर हम अगेंस्ट की बात करें व्यक्तिगत उद्देश्य के विपक्ष की बात करें तो उसमें रेमांड का एक कथन है
कि समाज के बिना व्यक्ति कोरी कल्पना है। मीन्स यहाँ पर हम समाज की उसको इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं और व्यक्तिगता के खिलाफ है, यानी कि इंडिविजुअल एम्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो अब आर्गूमेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी, सामाजिक विघटन। सीधी सी बात है कि हम स्वतंत्रता देंगे तो हर व्यक्ति अपने मन की करेगा, और जब मनमानी होगी तो फिर स्वतंत्रता देने से समाज का विघटन होगा। फिर है आपका अनवर्केबल इन रियल लाइफ, वास्तविक जीवन के लिए अव्यवहारिक है। प्रत्येक बालक की रुचियाँ अलग अलग होती हैं, इसलिए अलग अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। फिर है आपका इनकरेजमेंट टू इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन देना। ये तो बिल्कुल तय है कि अगर हम व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन देंगे तो उसके परिणाम बहुत ही भयंकर होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति जब अपने मन की करेगा तो उससे कुछ न कुछ गलत चीज़ें भी समाज में जाएंगी। फिर है आपका डिसरिगार्ड्स ऑफ द सोशल ऑस्पेक्ट, यानी कि मनुष्य के सामाजिक स्वरूप की उपेक्षा। यानी समाज के बिना, जैसे हमने अभी एक स्टेटमेंट कहा कि व्यक्ति कोरी कल्पना है, यानी कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही अपना विकास कर सकता है। ठीक है। फिर है आपका डिसरिगार्ड्स ऑफ मोरल वैल्यूज़, व्यक्तिगत गुणों पर बल देने से सहानुभूति, सहयोग, दया आदि नैतिक गुणों का विकास नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब समाज की भी एक ज़रूरत है, केवल व्यक्तिगत विकास की बात नहीं की जा सकती है। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को शिक्षा के सामाजिक और नागरिकता का उद्देश्य कहा जाता है। अमेरिका के प्रोफेसर बागले और जॉन डीवी ने भी उस उद्देश्य को सामाजिक कुशलता की प्राप्ति ऐसा कहा है। अब हम सामाजिक उद्देश्य का पहले जो ये कोटेशन है दो, उनको डीप में समझें तो आप एक बात समझेंगे, हर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में ही उसका जन्म होता है, पालन पोषण होता है, समाज में उसकी विभिन्न आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी उन्नति जो है वो समाज की उन्नति में ही निहित रहती है। और शिक्षा की व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जिससे मनुष्य समाज का सच्चा घटक बन पाए। अगर हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको इसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि इसके सामाजिक उद्देश्य का क्या अर्थ है। संकुचित अर्थ में क्या है, कट्टर समाजवाद, कट्टर राष्ट्र समाजवाद, एक्सट्रीम सोशलिज्म। और व्यापक अर्थ में क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो फिर आपका सोशल इफिशिएंसी और सिटीजनशिप, और सोशल इफिशिएंसी को इन्होंने इकोनॉमिक इफिशिएंसी और पॉजिटिव मोरालिटी, यानी कि जो आपको ये चार्ट प्रस्तुत किया गया है इससे आप एक बात समझ सकते हैं कि शिक्षा के जो सामाजिक उद्देश्य हैं उनमें एक है कि हम बिल्कुल राष्ट्र के हित के लिए ही मतलब जैसे कभी युद्ध होते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम्स आती है देश पे, तो वो एक ऐसी समाज को तैयार करता है जिसमें केवल योद्धा ही हो। मीन्स व्यापक रूप से राष्ट्र समाजवाद की बात दिखाई पड़ती है संकुचित अर्थ में देखें। अगर व्यापक अर्थ में देखें तो डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातंत्रात्मक, जहाँ पर थोड़ा बहुत उसकी व्यक्तिगत बातों को भी ध्यान रखा जाएगा और समाज के हित की बात भी करी जाएगी, जिसमें से नागरिकता का विकास हो, सामाजिक कुशलता का विकास हो, यानी कि वो आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छी तरह कुशल हो सकें, सकारात्मक नैतिकता। यहाँ पे जो दो चार ये वर्ड्स हैं इनका मतलब ये है कि हम अपने पर्सनल हितों के लिए, अपने उसके लिए ऐसा ना करें कि हम किसी का अपना मतलब अपनी खुशी, समाज की खुशी के लिए हम अपने हितों का त्याग ही ना कर सकें, है ना। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमें इस तरह का होना चाहिए कि हमें समाज की खुशी के लिए या ऐसे कुछ चीज़ें जो समाज के लिए उपयोगी नहीं हैं तो हम उनके लिए कुछ त्याग करने की भी कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश रखें। आपका अब हम नेक्स्ट इस पे शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य कौन कौन से हैं, जिसमें है सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास। सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास का मतलब है कि बालक समाज का एक अभिन्न अंग है। वह अपनी छोटी से लेकर बड़ी आवश्यकताओं के लिए समाज पर निर्भर करता है और प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि वह समाज में संपन्नता लाने का प्रयास करे और सामाजिक दायित्वों की स्वेच्छा के साथ निर्वहन करे। फिर है समाजवादी समाज की स्थापना। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, सामाजिक, पहले तो है सामाजिक बुराइयों का अंत करना, सामाजिक उद्देश्यों को व्यापक रूप में स्वीकारना, जन शिक्षा का प्रसार करना। सामाजिक बुराइयों का अंत, यहाँ पे जो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य हैं वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम सभी समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनका अंत कर सकें। व्यापक रूप में स्वीकारना मतलब हमारे अपने हित के लिए
प्लस समाज के उद्देश्य के लिए उन चीज़ों को स्वीकार करना। जन शिक्षा का प्रसार करना, मतलब आप समाज में रह करके समाज के कल्याण के लिए अपना एक ऐसा स्तर बनाएं जिसमें आप समाज को भी अपने साथ जोड़ सकें और उनका हित कर सकें। अब इसमें भी हम बात करते हैं आर्गूमेंट्स की। आर्गूमेंट्स में क्या है कि फेवर में बात करें तो मानव का मानव प्रवृत्तियाँ अपनाना, समाज सेवा मुक्ति का साधन, समाज के बिना व्यक्तित्व का अस्तित्व कोरी कल्पना, सभ्यता तथा संस्कृति का समाज जन्मदाता। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके देखें तो एक बात समझ में आती है कि जब हम केवल समाज के लिए जिएंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने होने की, अपनी खुद की प्रवृत्तियों को कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा, उन्हें भी जोड़ना पड़ेगा। और ये जो समाज है, एक तरह से हम अगर उसके समाज की सेवा करते हैं तो ये हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन देता है, कहीं मुक्ति का साधन देता है। समाज के बिना व्यक्ति कोरी कल्पना, इसका मतलब है हम, चूँकि हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो हमें समाज के साथ में जुड़ के अपनी चीज़ों को विश्लेषण करना चाहिए। सभ्यता तथा संस्कृति का समाज जन्मदाता, हम समाज में रह कर के ही चीज़ों को समझते हैं, उसकी संस्कृति को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक तरह से एक कोऑर्डिनेशन है कि हम समाज के बिना चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन आर्गूमेंट्स के अगेंस्ट में देखें सोशल ऑब्जेक्टिव के, तो क्या क्या चीज़ें समझ में आती हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन, यानी कि मीन्स अब जब पूरी तरह समाज के लिए देखने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपनी स्वतंत्रता, अपनी बातें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगी। तो इस तरह से व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल जो चॉइस है, जो उसकी प्रतिभा है, उसका दमन होगा। शिक्षा जो है वो एकांगी शिक्षा होकर रह जाएगी। एकांगी शिक्षा का अर्थ है कि मतलब केवल एक ही उद्देश्य है कि समाज के लिए, वहाँ पर हमारे अपने मूल्यों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, हमारी अपनी जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उसका भी कोई रोल नहीं रह जाता है। आध्यात्मिक मूल्यों की अवहेलना, आपके जो स्पिरिचुअल जो मूल्यों का निर्धारण किया गया है वो भी कहीं ना कहीं किनारे लग जाते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार, देखा जाए कि ये बहुत ही मुश्किल है कि केवल समाज के लिए हम चीज़ों को प्रिपेयर करें। समाज मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं, यानी कि हम समाज के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जो उसकी मनुष्यता से अधिक हो। मतलब हमें को ऐसी चीज़ें चाहिए जिसमें हमारा समाज भी हो और उसकी इंडिविजुअल प्रतिभा का विकास भी हो। संकुचित राष्ट्रीयता का विकास, संकुचित राष्ट्रीयता से मतलब है कि हम केवल अपने देश के लिए अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, हम उसके आगे नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये आपकी संकुचित एक धारणा बन जाएगी जो कि सही नहीं है। अब अगर हम इसको ओवरऑल दोनों को डिस्कशन से एक कंक्लूजन पे पहुँचें तो इससे ये समझ में आता है कि ना तो व्यक्तिगत रूप से और ना ही सामाजिक रूप से उद्देश्यों को अलग अलग करके देखा जा सकता है। अगर हम इनकी सिंथेसिस करके देखें तो ही वो उद्देश्य हमारे पूर्ण होंगे। जैसे कि हुमायूं कबीर के शब्दों में एक स्टेटमेंट है कि यदि व्यक्ति को समाज का रचनात्मक सदस्य बनना है तो उसे केवल अपना ही विकास नहीं करना चाहिए वरन समाज के विकास में भी योगदान देना चाहिए। ऐसे ही एक नन का भी स्टेटमेंट है कि व्यक्तित्व का विकास केवल सामाजिक वातावरण में होता है जहां उसे साझी रुचियां तथा क्रियाएं प्राप्त होती हैं। कहने का अर्थ है कि इन दोनों स्टेटमेंट से आप ये समझ सकते हैं कि समाज को और व्यक्तिगत जो उद्देश्य हैं उन दोनों को कोऑर्डिनेट करके ही हम असली लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।